बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बरह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, इस्लामाबाद में मौजूद अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा का मामला, जिसके बाद अफगानिस्तान हुकूमत की जानिब से अपने सफ़ीर और सिफारती अमले को वापस काबुल बुला लेना, ये मामला ज़ेर बहस है, संजीदा और हसास मामला है। और इसी तनाज़ुर में आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब और IG इस्लामाबाद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना था कि वो इस सिलसिले में अपने हम मनसब के साथ राब्ते में है। उन्होंने उनसे टेलीफोन पर बातचीत की जो अफगान वज़ीर ख़ारजा है, और उन्होंने कहा कि अफगान सफ़ीर की वापसी का जो फैसला है इस पर नज़र सानी की जाए और उनकी यहाँ पर मौजूदगी मददगार साबित होगी कि जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही हैं पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे इसमें शामिल हैं, इसमें इनकी मौजूदगी और इनकी बेटी की मौजूदगी से मंतकी अंजाम तक पहुंचने में मदद मिलेगी और हक़ाइक़ कौम के सामने और पूरी दुनिया के सामने, अफगान अवाम के सामने, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लाने में मदद मिलेगी। जिस पर वज़ीर ख़ारजा कहना था कि जो उनके हम मनसब है हनीफ अतवर साहब, उन्होंने यकीन दिलाया है कि अफगानिस्तान की जो टीम है वो भी यहाँ पर आएगी और इस मामले में जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका साथ देगी। उम्मीद यही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब का कहना था कि इस सारे असना में पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉरफेयर का भी सामना है। और उन्होंने कहा जिस तरह इस मामले को जिसकी छानबीन हो रही है, और IG इस्लामाबाद साहब ने पूरा रोड मैप बताया कि 4 टैक्सियां उन्होंने चेंज की अपनी रिहाइश का, F7 से खड्डा मार्केट से रावलपिंडी, रावलपिंडी से दामनको से F6 के बजाय F9 पार्क, और फिर F9 पार्क से फिर उनकी जो उन्होंने जिनको टेलीफोन किया सफारत खाने के अमले को, वो उनको लेकर आया। इसकी तमाम उन लोगों को भी तहवील में लिया गया, उनसे भी पूछगछ जारी है। लेकिन जो डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब का नुक्ता ये था कि जिस तरह भारत की जानिब से इसको प्रेजेंट किया गया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जैसे कोई अदावत या जो तलखी है, कशीदगी है, उसको बढ़ा चढ़ाकर फेक फोटोग्राफ्स के साथ स्क्रीन पर जाहिर किया गया, फेक अकाउंट्स, नोन अकाउंट्स है भारतीय, और उनसे फेक न्यूज़ दी गई। तो ये हाइब्रिड वॉर इसका भी साथ साथ में सामना है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आज ही ये खबर भी ब्रेक हुई है। ये आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब ने प्रेजेंटेशन में बताया कि जो दाएं जानिब तस्वीर है वो अफगान सफ़ीर की बच्ची की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये वाकया पहले कहीं हुआ है पेशावर में, उसको जोड़ दिया गया है अफगानिस्तान सफ़ीर के साथ, और इसको इस तरह प्रेजेंट किया गया कि जैसे मुबैना तौर पर उन पर तशद्दुद हुआ या उनके साथ मारपीट हुई, जोर ज़बरदस्ती हुई। तो ये भी साथ में उन्होंने नुक्ता रखा। बार कैफ इस आम मामले पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन साथ में जो इसका एक नुक्ता जुड़ा हुआ है जो मैं आज प्रोग्राम में जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, वो जो इसराइली हैकिंग सॉफ्टवेयर है पेगास, उसका जो भारत की जानिब से, बल्कि भारत में मोदी सरकार की जानिब से इस्तेमाल है, ये आप देख सकते हैं। आज आपने देखा होगा कि इंटरनेशनली इस चीज हवाले से सामने आया है। ये जासूसी सॉफ्टवेयर है जो इसराइल ने डेवलप किया है, इंडिया का इश्तराक उसमें हासिल है, और इससे उन्होंने बहुत से 50,000 से ज्यादा मोबाइल फोन तक रसाई हासिल कर ली। आगे चलकर हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर कैसे आपके मोबाइल फोन में रसाई हासिल कर लेते हैं, और जिन लोगों में रसाई हासिल की उनमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो साबका टेलीफोन था उस तक भी इन्होंने रसाई हासिल करने की कोशिश की, और भारत में इसको अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इंपॉर्टेंट इशूज हैं। प्रोग्राम के पहले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं दो इंतहाई मोतबर शख्सियत, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हम स्काइप पर मौजूद हैं हमारे साथ। ताहिर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अफगानिस्तान के उमूर पर माहिर हैं। आप दोनों मौजूद होने का बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सर बताइएगा, ये जो लेटेस्ट एपिसोड आया है, अफगान पाकिस्तान रिलेशनशिप टर्बुलेंट रहे हैं हमेशा से, लेकिन ये जो नया एक एंगल सामने आया है, उनकी बच्ची का अफगान सफीर की अगवा का मामला मुबैना तौर पे, फिर उनका आना, फिर उनका एक बयान देना, फिर हमारी तरफ से आज IG इस्लामाबाद साहब पाकिस्तान की जानिब से नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे। अब वज़ीर ख़ारजा साहब कह रहे हैं कि दोबारा रिक्वेस्ट की है अफगान गवर्नमेंट को कि इस फैसले पर नजरसानी करें, अपने सफीर को वापस भेजें। आप इसको किस तरह देखते हैं सारी सूरत को, शहजाद चौधरी साहब? अनवार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, ये चूंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इसलिए हमें इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू, शायद इसके इम्प्लिकेशंस तो कर सकते हैं जिस वाक़े पे हम ना कर पाएँ, लेकिन ये वाक़या जो है ये मुझे इसके जो असरात आए, जो उसके रिजल्ट्स आए हैं, या जो देखने में आया है इस वाक़े के बाद के जो मामला हैं, मुझे ये याद दिलाते हैं 1971 में
1971 की जंग से पहले इंडिया का फोकर जो था वो अगवा हुआ, इधर से जलंधर से या अमृतसर से, और लाहौर लैंड कर गया। और उस वाक़े की बिना पे वो बाद में पता चला कि इंडिया वाले ने खुद ही करवाया था, वो यहाँ पे आके हमारे लिए मसला बन गया, और फिर वो बड़ी मुश्किल से हमने उसको रिलीज करवा के वापस भेजा। लेकिन इंडिया ने उसकी वजह से हम पे इल्ज़ाम धरते हुए जो एयर स्पेस थी बंद कर दी। पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान में राब्ते मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए, क्योंकि हम उस फ़ज़ा में से नहीं गुजर पाते थे। तो ये तैयारी थी उस वक्त की, जो कि दिसंबर में होने जा रहा था। ये एक प्लान के तहत सारा कुछ हुआ था। ये जो मामला है कि मामला हुआ बच्ची का, बहुत अफसोसनाक है, और इसकी तह तक जाना चाहिए कि ये कैसे हुआ। कहीं उसके बाद जो एकदम से ये फैसला है कि सफ़ीर को वापस बुला लिया जाता है, सीनियर सफारतकारों को वापस बुला लिया जाता है, और ये सारा, तो खुदा न खास्ता कहीं ये उसका पेश खैमा तो नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिफारती तल्लुकात को कोई असर होने जा रहा है? यानी क्या इसकी बुनियाद पे कल खुदा न खास्ता कहीं काबुल में हमारे किसी सफारत खाने के साथ या सफीर के सफारत खाने के बंदे के साथ इस तरह की चीज़ हो जाए? क्या इसको फिर उस लेवल तक ले जाया जाए जहाँ पर कि इसका आपस में तल्लक ख़त्म हो जाए? कैसे वक्त में, ऐसे वक्त में जबकि असल में अफगानिस्तान में इस वक्त बातचीत के लिए जिस किस्म का पाकिस्तान के ऊपर दारोमदार है दुनिया भर के ममालिक का, अमेरिका का, आज भी ज़ल्मा खलीलजाद प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे जी। हुए थे और उन्होंने उनको कहा कि जी आप इसमें अपना रोल अदा करें। अगर अशरफ गनी नहीं कर पाते या तालिबान उनसे नहीं बात कर पाते, तो जो धड़े या वो जो फोर्सेस हैं, पोलिटिकल फोर्सेस जो कि उसके अलावा हैं आउटसाइड ऑफ गनी रजीम, उनके साथ उनकी बातचीत, तो ये बातचीत सामने आ चुकी है। तो जहाँ इतना रोल हो किसी मुल्क का, उस मुल्क को मुकम्मल तौर पर वहां से हटा दिया जाए खुदा न खास्ता, और हमारे तल्लकात के ऊपर असर पड़े उस चीज़ का। यानी अगर सफीर नहीं होगा तो फिर ये तल्लकात कैसे कायम करवाए जा सकेंगे? सिमिलरली फिर आप देखते हैं कि इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो भी अशरफ गनी साहब ने बातचीत करके जो भी वजूहत बनी, तो ये चीज़ें कुछ जो जिस तरीके से बनती जा रही हैं, ये कोई बहुत इनकरेजिंग नहीं बल्कि ख़तरनाक रास्ते पे मुझे चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये बेहतर नहीं है इस ठीक। अफगानिस्तान के लिए भी और अफगान पाक रिलेशनशिप के लिए भी। ताहिर खान साहब, सर चूंकि आपका इस पे बहुत काम भी है और आप इस मामले को बहुत ज़्यादा देखते भी हैं, आपके साथ भी मुझे शर्फ हासिल हुआ, हम काबुल इकट्ठे गए थे। ताहिर खान साहब बताइएगा, ये जो लेटेस्ट बात है जो शहजाद चौधरी साहब ने जो उसका पैरेलल ड्रॉ किया है, जो 1971 वॉर से पहले भारत की जानिब से एक हरकत की गई और फिर 16 दिसंबर का फिर वो सब सारा वाकया जो एंड गेम थी सकूत ढाका हुआ, आप किस तरह देखते हैं? आप समझते हैं इसका मंतकी अंजाम, खुदा खुदा ना करे वैसा हो, लेकिन कोई बेहतरी की सूरत आपको इसमें नजर आ रही है? एतमाद का जो फुकदान है उसको कैसे कम किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में पाकिस्तान की जानिब से तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान तो इत्तेमाद साजी के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम उठाए हैं अफगानिस्तान के साथ। और जब वज़ीर आज़म गए थे नवंबर में, तो जो एक मुश्तरका वो शेयर्ड विजन के नाम से जो एक डॉक्यूमेंट जारी हुआ था जी। उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दो कमेटियां भी बनाई थी, एक पीस प्रोसेस के लिए और एक सिक्योरिटी के मामला के लिए। और ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अमन अमल के सिलसिले में बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू किए थे। पहले पाकिस्तान और अमेरिका के होते थे, और अमेरिका और फिर अफगान और इस तरह। अब लेकिन एतमाद साजी के लिए काफ़ी सारे इक़दाम हैं। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें, अगर हम चीज़ों की बात करें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब ये पहली मर्तबा मेरे ख्याल में हुआ है कि एक वाक़े की बुनियाद पर इतना शदीद जो रद्द-ए-अमल आया है, तो मेरे ख्याल में शायद इसकी तवक्को किसी को भी नहीं थी। अफगानिस्तान के अंदर भी लोग हैरान है। बल्कि मुझे आज खुशी भी हुई कि जो सियासी जमात पाकिस्तान की पॉलिसी पे बहुत तनकीद करते हैं अफगानिस्तान के हवाले से, आज मैंने उनके ट्वीट भी देखे जिनको ये वाला अफगानिस्तान का जो फैसला है ये उनको भी पसंद नहीं आया। हालांकि उनके बहुत सख्त किस्म के वो आते हैं बिल्कुल पाकिस्तान की पॉलिसी के खिलाफ अफगानिस्तान के हवाले से। तो मतलब है कि इसको लोगों ने पसंद नहीं किया। दूसरी बात यह है, सफीर साहब आज सुबह चले गए अपने खानदान के साथ, तकरीबन 5:30 बजे इस्लामाबाद से तुर्की एयरलाइन में तुर्की चले गए, और 6 बजे दूसरे स्टाफ ने जाना था। अब मसला यह है कि आज भी जब पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा के अफगान वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, तो अफगानिस्तान ने दोबारा अपना मुतालबा दोहराया कि तहकीकात होनी चाहिए, जो इसमें मुलविस है उनको पकड़ना चाहिए, सजा देनी चाहिए। तो उनका मुतालबा दुरुस्त है। जिस तरह शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि हसास मामला है, अभी तहकीकात हो रही है, तो लेकिन अफगानिस्तान को तो अगर वो मुतालबा करता है कि तहकीकात हो, तो फिर तहकीकात
को मानना भी पड़ेगा। और उनका वक्त आ रहा है, इसके बाद शायद तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान उसको वेलकम करेगा कि वो आए और उनके जो खर्चात। लेकिन अब अगर यहाँ पर तहकीक करने वालों को सफीर साहब की जरूरत अगर मशवरे की पड़े या जो बच्ची है उसके हवाले से, क्योंकि तहकीकात में तो फिर सबके साथ मिलना पड़ेगा। एग्जैक्टली करने वाले लोग, मेरा यही सवाल था कि तहकीकात का जब मुतालबात है तो उसमें तो फिर बच्ची का जो है वो सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का ताउन भी नागुजीर है ना ताहिर साहब। उसके बगैर तो होता नहीं है। जी जी बिल्कुल। उसके बगैर तो देखो ना, कल परसों तक अफगान सफारत ने बिल्कुल ताउन किया है। जब वजारत दाखिला ने अफगान सफारत खाने से FIR की कापी मांगी, हार्ड कापी, वो उन्होंने दे दी है। और मेरे ख्याल में उस कापी की बुनियाद पर जो कि अफगानिस्तान के लोगों ने, यहाँ एम्बेसी वालों ने, सफारत खाने ने खुद एक रिपोर्ट की थी, उसी की बुनियाद पे पाकिस्तान के जो तहकीकाती इदारे है, पुलिस है, दीगर इदारे, उन्होंने तहकीकात की। अब आज एक बयान तो इब्तिदाई तो आ गया है कि जो बच्ची का क्लेम है, दावा है, उस पे पाकिस्तानी इदारों ने इख्तिलाफ किया है। अब लेकिन अब यहाँ पर इस्लामाबाद आज खाली हो गया, अफगान सफारतकारों से भी सफीर साहब भी चले गए, तो अब पाकिस्तान किसके साथ शेयर करेगा? ये बड़ा अहम नुक्ता है। मैं चाहूंगा इस पे इसी पॉइंट पे मैं शहजाद साहब आपको रोपिन करूंगा। सर फिर किस तरह, जैसे तार खान साहब कह रहे हैं कि वो वापस चले गए और मुकदमा भी दर्ज किया गया, उस पर दफात भी शामिल की गई, उसकी कॉपी भी शेयर की गई, जैसे तार खान साहब बता रहे हैं अफगान सफारत खाने के साथ, अब वो वापस चले गए हैं। इस तहकीकात को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? और चूंकि आप भी हाई कमिश्नर रहे हैं पाकिस्तान के, आप श्रीलंका में, एम राइट सर, श्रीलंका में रहे थे, तो सर ये सफारती प्रोटोकॉल क्या होता है? मैं जानना चाह रहा हूं कि सफीर की जो बेटी है, क्या वो टैक्सी में, मेरा मकसद है पहले एक जगह जाए, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, क्या प्रोटोकॉल होता है? सफारती आदाब क्या है? उनको पास तो अपनी गाड़ियां भी होंगी ना, अफगान सफीर साहब के प्रोटोकॉल में अपनी गाड़ियां होंगी, तो इसका क्या प्रोटोकॉल होता है? और इसको जब वायलेट किया जाए तो उसकी क्या फिर सूरत बनती है? नहीं, ये पर्सनल जजमेंट होती है, इसके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी। लेकिन बाहर सूरत जिस किस्म की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट होती है, और मैं तो सफीर उस जमाने में था जबकि वहाँ पे श्रीलंका में और तमिल्स की जंग जारी थी, तो इसलिए बड़ा हसास वक्त होता है। ऐसे वक्त के अंदर आपको अपनी बेस्ट जजमेंट इस्तेमाल करनी पड़ती है। बट दैट असाइड, उसको हम छोड़ दें। इशू ये है कि देखिए, जो वो आज जो चले गए, होता ये हुआ है, अब ये पहली दफा नहीं हुआ। जब भी क्रिमिनल केस बनता है, अगर आपके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, यानी आपके पास, उनकी बेटे के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, अगर है तो, मुझे नहीं मालूम है या नहीं है, क्योंकि वो गालिबन जर्मनी में एक सियासी पनाह भी ले चुकी हैं। तो अब जर्मनी से वो अफगानिस्तान में रहती तो शायद डिप्लोमेटिक उनके पास पासपोर्ट होता, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती। इसका मतलब जो मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं थी उनके पास, क्योंकि अगर वो जर्मनी में पासपोर्ट इस्तेमाल कर रही है जर्मनी का, तो फिर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जर्मनी की तरफ से तो नहीं मिल सकती उनको उस सूरत में। और अगर हो भी आपके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, क्रिमिनल केस के अंदर आपको रोका जा सकता है। आप इन्फॉर्म कर देते हैं उस गवर्नमेंट को, होम गवर्नमेंट को, और बता देते हैं कि जी आपका ये आदमी ये क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है, तो इसलिए हमें हो सकता है कि इसको तफ्तीश के लिए रोकना पड़ जाए। इस केस में तो गालिबन वो भी ये जानते बूझते कि अच्छा अभी उनको रोका जाएगा, वो तो निकल गई 5 साढ़े 5 बजे जिसमें बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके हाथ से जो आपका प्राइम विटनेस है वो चला गया। तो अब आप हवा में ही बैठ के मारेंगे, आप अपनी कहानी बताएंगे, अफगानिस्तान वाले आपकी बात नहीं मानेंगे, और फिर अल्टीमेटली बात उधर ही जाएगी जहां पे मैं पहले कह रहा था कि आया जिसने प्लान बनाया है, जिसने डिजाइन किया ये सारा कुछ, जो कि इसको पाया तकमील तक पहुंचा रहा है, उसका मतलब यही है कि अच्छा अगर मैंने बंदे मंगवा लिए तो आप भी अपने बंदे वापस करें। पर्सोना नॉन ग्राटा मैं करता हूं पाकिस्तान के सफारत खाने के तमाम लोगों को। इसका मतलब है ना वहां पे होगे, ना तुम वहां पे पैरेलल पॉलिटिकल जो लोग हैं उनकी बातचीत तालिबान के साथ करवा सकोगे, ना तुम किसी उस प्रोसेस का हिस्सा बन पाओगे। ना सिर्फ ये कि तुम इंडिया वहां से गया है इन टर्म्स ऑफ कंधार एंड जलालाबाद एंड हेरात, बल्कि तुम भी अपना सफारत खाना वहां से बंद करोगे। मैं सिर्फ ये पुट 2 and 2 टुगेदर कर रहा हूं, मुझे नहीं पता इसका प्लानर कौन है और इसका एग्जीक्यूशनर कौन है, लेकिन ये कहानियां सारी बनती जा रही हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई बहुत अच्छी बातें नहीं हो रही, ये अफगानिस्तान के अमल के साथ, अमन के साथ इसका ताल्लुक है। अगर हम इसको अभी नहीं संभालेंगे, अफगानिस्तान वाले नहीं संभालेंगे, तो ये पूरे का पूरा खित्ता उससे असरअंदाज होगा।
तारिक खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका मीडिया से ताल्लुक है, हाइब्रिड वॉरफेयर की भी बात होती है, जैसे आज बात हुई कि जो अफगान सफीर की जो बेटी हैं उनकी फेक तस्वीर जो है अफगान सफीर के साथ भारत के एक नोन अकाउंट से दी जा रही थी और प्रेजेंट किया जा रहा था, इस इशू को बहुत हाइप दी जा रही थी। तारिक खान साहब, आपकी क्या राय? ये साथ में अफगान अमन अमल है, पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कराने का सोच रहा था, उज्बेकिस्तान में भी नशिस्त हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एड्रेस किया, अफगानिस्तान सदर डॉक्टर अशरफ गनी साहब भी वहां मौजूद थे, वहां भी उन्होंने गिले शिकवे किए, प्राइम मिनिस्टर से बड़ा भरपूर जवाब दिया। आपके ख्याल में इस हाइब्रिड वॉरफेयर के होते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या है तारिक खान साहब? देखो, आपके सवाल में 3-4 चीजें। अगर सबसे पहले हम थोड़ा सा मुख्तसर जो तस्वीर के हवाले से बात करें जी। सफीर अफगानिस्तान नजीबुल्लाह जहेन साहब खुद मजबूर हो गए जब एक भारतीय किसी ने एक तस्वीर पुरानी वो छाया कर दी कि उसकी बेटी है, तो उसने पहले माजरत की सफीर साहब ने खुद कि वो माजरत के साथ अपनी बेटी की तस्वीर मजबूर होके वो पोस्ट कर रहा है ट्विटर पे, तो उसने खुद उसकी एक किस्म की तरदीद भी की और एक दबे अल्फाज में उनकी मजम्मत भी की, जो भारतीय तरफ से एक पोस्ट हुआ है किसी ने कर दिया था। एक बात ये फायदा फिर उठाएंगे लोग कि वो किस तरीके से एक मामला हुआ है, अभी तहकीकात हो रही है, पाकिस्तान का किसी हद तक मौकफ आ गया है, लेकिन अब बदकिस्मती एक दूसरा फरीक ही नहीं रहा अब इस्लामाबाद में, तो चलो वो तो दूसरी बात है। फिर आपने ये जो कॉन्फ्रेंस की बात की है, इसमें भी अफगान हुकूमत का, मेरी खुद जो सदर अशरफ गनी के खुसूसी नुमाइंदा है बराए पाकिस्तान, उसमें जो दलाइल दिए हैं उमर साहब ने, वो थोड़े से ज्यादा मजबूत नहीं है कि एक तो एक वक्त नहीं था और एक वक्त किया है हमारा उनका दोहा गया है। मेरी मालूमात ये है, मुझे एक पाकिस्तानी सफारतकार ने बताया कि पाकिस्तान ने ये पेशकश भी की थी कि जो लोग कतर जाएंगे काबुल से वो तालिबान से मुज़ाकरात के लिए, हालांकि उस मुज़ाकरात में भी पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान ने कन्विंस किया था तालिबान को, मेरी जो मालूमात है कि आप इस वक्त के साथ मिलें, जो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की शरारत पर सरबराही ने किया था, लेकिन पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि उन लोगों को जो इससे 30 लोग जो पाकिस्तान ने दावत दी थी उनको, उसको हम खुसूसी तैयारी के जरिए पाकिस्तान ले आएंगे और 17 से जो नवंबर 19 तक आज तक 17 से आज तक जो था उसमें वो शिरकत कर लेंगे, लेकिन अफगानिस्तान वो एग्री नहीं कर दिया। फिर उज्बेकिस्तान का देखें ना, उज्बेकिस्तान में एक तो चलो मुलाकात हो गई और तकरीरें, लेकिन वहाँ जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के 4 ममालिक का एक ग्रुप बन गया अफगानिस्तान के अमन के लिए, और बदकिस्मती से उसी ग्रुप के बनने के 1 या 2 दिन बाद ये काम हुआ। तो ये फिर वही जो पाकिस्तान में सोच है ना कि वो ऐसे लोग हैं कि जो पाकिस्तान के रोल को शायद उसको अच्छा ना लगे, और शायद इस अमन अमल को आगे बढ़ने में भी कुछ लोगों को जिसका इसी जंग से उनके मफादात वाबस्ता है, शायद वो लोग नहीं चाहते कि ये मामला चले। तो भारत ये बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन जो भी ये सूरत हाल हो रही है, इसका जो विक्टिम होगा, जो सफर करेगा, वो अफगान, क्योंकि इस जंग में अब गैर मुल्की नहीं मर रहा। और ये अमरीकी बड़े खुश है कि दोहा मुआहिदे के बाद 29 फरवरी 2020 के बाद एक भी अमरीकी और गैर मुल्की फौजी तालिबान के हमलों में नहीं मरा, और रोजाना अफगान मर रहे हैं। तो अफगानों को अब तो देखना भी पड़ेगा कि आया उन चंद नासिर के वही उनके मालिक बन गए हैं कि वो जब चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब करे, जब चाहे अपने मफादात के लिए कुछ ये करे वो करे। खैर हमको सोचना पड़ेगा, वरना सफर वही करेंगे, हम भी सफर करेंगे, पाकिस्तान बराह रास्त सफर करेगा, नुकसान पाकिस्तान को हुआ भी है और होगा, लेकिन अब तो कुंजी अफगानों के हाथ में। ठीक, मैं शहजाद चौधरी साहब, सर हाइब्रिड वॉरफेयर का आपसे भी जवाब लेना चाहूंगा। एज ए रियासत अभी इसको कैसे अब देखना है हाइब्रिड वॉरफेयर, इसका हमें एज ए रियासत, एज ए कौम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पेचीदा है। और जैसे अभी तारिक खान साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर एक वर्किंग ग्रुप बनता है और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अमेरिका का, और 16 जुलाई को ये वाकया हो जाता है। सर बिल्कुल, देखिए इसका मतलब है कहीं ना कहीं बैठ के ये डांडे मिलाए जा रहे हैं और वो बातें बनाई जा रही हैं, प्लान इस तरीके से किया जा रहा है और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। लेकिन ज़्यादा बड़ा जो मसला है वो आपने जो हाइब्रिड वॉर का जिसका कहा, बेसिकली साइबर वॉर की बात कर लेते हैं। डिसइंफो लैब आपने देखा किस तरीके से फेक तस्वीरें दी जाती हैं, किस तरीके से। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आज नजर आई वो मोईद यूसुफ की टॉक के अंदर वो ये था कि एक ही सोशल मीडिया के एड्रेस से
कभी कोई मसला उजागर होता है, कभी किसी को हवा दी जाती है, कभी कहीं से इश्तिहा आती है उन्हीं उन्हीं एड्रेस से। यानी वो लोग पिक करते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उसके दो तीन वजूहत हो सकती हैं। एक तो जाहिर है कि पाकिस्तान को मलाइन करना, पाकिस्तान की साख को खराब करना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मसाइल खड़े करना, ये तो जाहिर है कि उसका हिस्सा है ही है। और उसने कहा कि वो सबसे ज्यादा जो एड्रेसेस हैं वो मोस्टली इंडिया के अंदर लोकेटेड है, बाहर भी है लेकिन इंडिया के अंदर लोकेटेड है। और जाहिर है कि वो इस किस्म का एक सिस्टम है जिससे कि आपके खिलाफ ये खबरें निकाली जाती हैं और फेक न्यूज होती है और फिर उसको दोबारा फैला दिया जाता है कि वो सच की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हैविंग सेड दैट, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मामला नहीं है। अभी जी रिसेंटली जब शहजाद प्रेसिडेंट बाइडेन और साहब मेरे साथ ही रहेगा, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो हम सर इस पर ही बात कर रहे हैं, आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, मोईद यूसुफ साहब और IG इस्लामाबाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं नुक्ता नज़र जानना चाहूँगा, आप किस तरह देखते हैं सर, ये अभी हम गुफ्तगू करें अपने माहिरीन के साथ और उनका ये कहना है कि उज़्बेकिस्तान में आप भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मौजूद थे, एक अच्छी पेशरफ्त हुई, वर्किंग ग्रुप बन रहा था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अमरीका, और 16 जुलाई को ये मुबैन अगवा का मामला हो जाता है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं और आपको ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है? देखिए, उसके ऊपर फॉरेन मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमारी जो पॉलिसी है वो उन्होंने उसमें बयान की है। हमारी पूरी कोशिश है, अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात हमारे लिए ज़रूरी हैं, अफगानिस्तान के लिए ज़रूरी हैं, खत्ते के लिए ज़रूरी हैं। और हम अफगानिस्तान में जो तमाम ग्रुप्स हैं उनको हम एक इंक्लूसिव उनके साथ मामला रखना चाहते हैं। उसमें जो मौजूदा अफगान हुकूमत है वो भी एक बहुत अहम उसका हिस्सा है, पार्ट है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इनको लेके आगे चलें। जो वाक़यात हैं, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर अफगान हुकूमत को भी थोड़ी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और बगैर तहकीकात के उसके ऊपर बड़े बड़े जो स्टेप्स हैं या बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। उसके नतीजे से उससे यकीनी तौर के ऊपर तलखियाँ बढ़ती हैं, उससे एक मामला जो है वो खराब होता है और उसका अच्छा तासुर जो है वो नहीं। फवाद साहब, शहजाद चौधरी साहब के कह रहा था कि 1971 वॉर से पहले भी इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था, भारत का त्यारा यहाँ पर उन्होंने ले आए थे फोकर और फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर दिया और फिर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और वॉर हुई और सकूत ढाका हुआ 16 दिसंबर को। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप इस पर कोई बैन-अक़वामी साजिश का एलिमेंट देखते हैं, ये जो 16 जुलाई का वाक़या हुआ है? नहीं, देखिए, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। फॉरेन मिनिस्ट्री जो है और उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे दिया है, तो आई वुड नॉट लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन दैट। सर, ये भी चूंकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान आया है, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के, और इसको तो मैं तो इकबाल जुर्म या एतराफ़ी बयान कहूँगा फैटिफ के हवाले से, और फिर आज मोईद यूसुफ साहब साइबर वॉरफेयर की भी बात कर रहे थे, तो इसका काउंटर हमारी तरफ से काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फवाद चौधरी साहब, जब वो कहते हैं हमने 27 पे से हमने 26 शराइत पूरी कर ली फैटिफ की और उसके बावजूद हम ग्रे लिस्ट में हैं, तो इसका मतलब मामला तकनीकी नहीं सियासी है, इसको किस फोरम पे अब उठाया जाएगा? नहीं, इसके ऊपर एक पूरी स्ट्रेटजी जो है वो बनी हुई है और जिस तरह हमारे अदर साहब ने कहा है कि इंडिया ने जिस तरह से फैटिफ के फोरम को पोलिटिसाइज किया है वो बड़ा नामुनासिब है और हम समझते हैं कि इसको जो है वो आगे एक बढ़ना चाहिए। हमें एक मुकम्मल तौर के ऊपर एक इस अमल को हमें लेके बढ़ना चाहिए जिससे मामला हल हो और जिसकी नॉन पॉलिटिकल नेचर है फैटिफ, जिसको प्रिजर्व करना चाहिए बजाय इसके कि हम इसको एक पोलिटिसाइज करें जिस तरह हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने किया। तो हमारा किरदार काफ़ी जिम्मेदाराना है इन सारे मामलात में और हमें उम्मीद है कि इनका असरात जो है वो आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। साइबर वॉरफेयर का एज ए रियासत हम कैसे मुकाबला कर पाते हैं? हमारे अंदर आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस भी हो रहे हैं और उसमें भी जो अपोजिशन है वो कहती है इसको सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है अगर PTI यहाँ पर जीतती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये इंडिया की तरफ से भी इस तरह की गुफ्तगू शरीद आती है और अब एक नया जो पेगासस वायरस है सॉफ्टवेयर हैकिंग का वो भी सामने आया है और उसमें हैकिंग की जा रही है। ऐसे ऐसे टेलीफोन्स जो कि 50,000 पर्सनैलिटीज तक एक्सेस हासिल किए गए मोबाइल फोन्स के और प्राइम मिनिस्टर साहब का पुराना मोबाइल नंबर भी उस पर शामिल है। इस हवाले से आपकी क्या राय है फवाद साहब? फवाद साहब से हमारा राब्ता है?
जी, इस वक्त राब्ता हमारा मुनक़ित होगी फवाद चौधरी साहब से, वज़ीर इत्तलात और नशरियात हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। शहजाद चौधरी साहब, सर लास्ट वर्ड आपका, सर आपकी बात मुकम्मल हो जाए फिर हम इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे। सर हाइब्रिड वॉरफेयर पे आप बात कर रहे हाँ, थे। मैं ये कह रहा था कि जंग के तरीके बदल गए, जंग के हथियार भी बदल गए। अब साइबर जो है ये भी उसका हिस्सा है। मैं कह रहा था कि प्रेसिडेंट बाइडेन और पुतिन की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने भी साइबर के जो है ना, साइबर स्पेस के अंदर जो रूल्स हैं उनको बनाने की बात की कि दोनों मुल्कों को बैठ के और दुनिया के लिए कुछ ऐसे कवानीन तश्कील दिए जाएं जिससे कि इसका पुरअमन इस्तेमाल हो। वरना जिस तरीके से साइबर को, साइबर वॉर को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और हम हमले हो रहे हैं और लोगों के निज़ाम तबाह किए जा रहे हैं, आगे लग रही हैं जगहों के ऊपर, सारी मुख्तलिफ जगहों पे, वहाँ बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है। मेरा ख्याल है इसको काबू करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और इंडिया भी उसी का एक अब फंसे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए जाहिर है कि ये कैपेबिलिटी अगर कोई और इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान को भी इस किस्म की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जवाब उसी जुबान में दिया जाना चाहिए जैसा कि कोई इन पे हमला करता है। बहुत बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, आपका ताहिर खान साहब, दोनों मौसम मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया। एक छोटा सा वक्त लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे। तो जैसे मैंने फवाद साहब से भी सवाल किया था, वो जवाब नहीं दे पाए, हमारा उनसे रब्ता मुनक़ते हो गया। इसराइल ने एक जासूसी सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस सॉफ्टवेयर कितना ये ख़तरनाक है। ये खुद ही किसी के मोबाइल में जाकर चला जाता है, फिर तमाम चीज़ें हैक कर लेता है और ख़ुद ही अपना काम मुकम्मल करने के बाद तल्फ हो जाता है। पेगासस सॉफ्टवेयर कहा जाता है इसको, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइटली। वो ब्रेक के बाद आकर हम उस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। ज़रा खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा वक्त लेते दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। चलो भाई, मैं जानवर लेने जा रहा हूँ, बस जल्दी आया। बाबा एक मिनट। बाबा अगर आप बगैर मास्क के जाएंगे तो जानवर के साथ हमारे लिए कोरोना भी ले आएंगे। बड़ी ईद मनाएं बड़े जोश से मगर होश से। ईद पर लापरवाही कोरोना की चौथी लहर में नई इकसाम के तेज फैलाव का सबब बन सकती है। इसलिए जानवरों की खरीदो फरोख्त, नमाज के इज्तिमात और कुर्बानी के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, मोहतात रवैया अपनाएं और कोरोना जैसे कौमी मसले को एक कौम बनकर शिकस्त दें। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी, अपना प्रोग्राम होस्ट करते हैं डॉन न्यूज़ पे, ज़रार खोड़ो साहब। उन्होंने इस हवाले से पहले भी बात की थी, उनको हम सुन भी रहे थे। हम चाहेंगे कि वो हमारे पीटीवी के नाज़रीन को बताइए। ज़रार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़रार साहब बताइएगा, ये जो इसराइली टेक्नोलॉजी कंपनी है NSO, इनकी जानिब से जो जासूसी सॉफ्टवेयर बनाया गया है पेगासस, तो इस हवाले से ज़रा बताइए कि आपकी क्या तहकीकात हैं, ये साइबर वॉर से कितना मुख्तलिफ है, कितना डेंजरस है और इसको किस तरह अनर्थ किया गया? जी देखिए, ये बेसिकली एक स्पाईवेयर, इसको सिर्फ स्पाईवेयर कहना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। ये आप समझें कि मदर ऑफ ऑल स्पाईवेयर है। अच्छा। ये सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था 2016 में। अहमद मंसूर नाम के एक साहब थे और उनके फोन पर ये डिटेक्ट किया गया था। अब इसकी खासियत ये है कि एक दफा ये इंस्टॉल हो जाए तो आपकी तमाम मैसेजेस, आपकी तमाम फोटो गैलरी, आपकी ईमेल वगैरह, ये तो ये हैक करके रिवील कर सकता है। लेकिन इसमें इसमें जो खतरनाक बात है कि आपके फोन का कैमरा और आपके फोन का माइक्रोफोन आपको पता भी नहीं लगेगा। बेशक आपका फोन म्यूट हो या वो एयरप्लेन मोड पे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑन कर देता है ताकि आपके इर्द गिर्द जितनी भी बातें हो रही हो वो जो इस सॉफ्टवेयर का ऑपरेटर है उस तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, जब ये पहले डिटेक्ट हुआ था तो जैसे आपको पता है कि मैलवेयर आपके कंप्यूटर में कैसे आता है, आपको कोई ईमेल लिंक करे, उसको आप क्लिक करें तो वो मैलवेयर इंस्टॉल होता है। इसके बाद ये मजीद इवॉल्व हुआ और इसमें क्या, जिसको हम कहते हैं जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट का फीचर भी डाला गया। जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट का मतलब ये है कि आपको सिर्फ मैं मैसेज भेजूंगा, आप वो मैसेज खोलें या ना खोलें, आप उस मैसेज में जो अटैचमेंट है उसको क्लिक करें या ना करें, ये आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो पहले जो इस पे तहकीक की थी वो एक इदारा है सिटीजन लैब,
साइबर सिक्योरिटी पर वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा। उन्होंने की थी। फिर उसके बाद हर साल इसके ऊपर मजीद रिपोर्टिंग होती है। जो पहली जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक 45 ममालिक में ये डिटेक्ट हुआ है। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में कि इजरायली हुकूमत के अप्रूवल के बगैर ये नहीं बेचा जा सकता। अच्छा। इट इज क्लासिफाइड एज अ वेपन सिस्टम। जी। और ये मुझे बताएगा, एक तो आपने कहा इसराइली हुकूमत, मैं आपके साथ ज्वाइन भी कर लिया हमारे लिए बहुत मोहतरम लेफ्टिनेंट रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। सर मैं आपको बताता हूँ, दिफाई तजिया निगार हैं। ज़रा भाई ये भी बताएगा, इसराइली हुकूमत के इजाज़त के बगैर ये नहीं शेयर किया जा सकता, इंडिया को कैसे फिर ये कुछ ज़्यादा इश्तराक हुआ नरेंद्र मोदी साहब और इसराइल के उस वक़्त के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान, और फिर खबर अब ये भी आई है गार्डियन में भी और भी डिफरेंट इंटरनेशनल चैनल्स में कि भारत ने भी इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पुराने मोबाइल फोन तक भी शायद इनकी कोई पहुंच हो पाई थी हैक करने की। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ दुरुस्त है। अभी तो जी ये शुरुआत है। गार्डियन और इनफैक्ट एमनेस्टी और एक फॉरबिडन स्टोरीज है, ये उनकी कोलैबोरेटिव रिपोर्ट है। तो अभी उन्होंने खुद भी कहा है कि अभी हजारों नंबर सामने आने हैं। तो जो एक्सटेंट है पाकिस्तान में जिसकी जो यूज हुई है, हम मेरा ख्याल है कि 99% सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि भारत ने इस्तेमाल किया होगा, वो अभी हमें पता भी नहीं है। गार्डियन में जो आज स्टोरी छपी है वो आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। एक उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भारत में इसका जो इस्तेमाल शुरू हुआ है वो किस सन में शुरू हुआ? 2017 में। 2017 में क्या होता है? 2017 में, और यकीनन आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, हो सकता है आप चला भी रहे हो। जी जी। वजीर आजम, भारत के वजीर आजम और इजराइल के वजीर आजम के बीच में एक मुलाकात होती है। तो जाहिर है कि उस मुलाकात में ये भी डिस्कस होता है। अब जो इंटरेस्टिंग बात है कि भारत में इसको किसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है? ऑपोजिशन, ना सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ बल्कि बीजेपी के रहनुमाओं के खिलाफ भी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हैक किया गया है, और आपको याद होगा कि ये वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिसने मोदी के खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल की थी। जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई जो है, उनके स्टाफर्स को भी हैक किया गया है। बल्कि जिस खातून ने गोगोई साहब के ऊपर जिन सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया था, उनको भी इसमें टैप किया गया है। मतलब कि हर एक बंदे के ऊपर उनके पास वो डेटा है जो फिर वो इस्तेमाल कर सकते हैं उनको प्रेशराइज करने के लिए। बिल्कुल जाहिर है कि अगर भारत के हाथ में एक ऐसी चीज आएगी तो सबसे पहले तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, चीन के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अब तक हमें सिर्फ इतना पता लगा है कि 1 या 2 फोन जो वजीर आजम इमरान खान के किसी न किसी वक्त इस्तेमाल में थे, उनको भी टारगेट किया गया है। लेकिन ये आई विल से कि अभी आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में मजीद इंफॉर्मेशन भी आएगी। और ये एक बहुत बहुत खतरनाक साइबर सिक्योरिटी सेट है, क्योंकि इसका तोड़ नहीं है। अभी तक कोई तोड़ नहीं, इसका कोई काउंटर नहीं है। कुछ खबरें आ रही थी कि शायद कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई जा सकती है जो इसको काउंटर कर सके, और इस पे शायद काम भी हो रहा है हमारे यहाँ। यकीनन बनाई जा सकती है, लेकिन बनाएगा कौन मुझे नहीं पता, क्योंकि इजराइल राइट नाउ इन तरह की चीजों में। मैं आपसे एक और भी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये जो हम बात करते हैं ना इनक्रिप्टेड चैट की, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप पर। यस, और हम समझते हैं कि ये बिल्कुल सेफ है, इसको कोई टेप नहीं कर सकता, इसको कोई नहीं देख सकता। नहीं, यही तो मसला है ना सर। देखिए, हाँ, हम बिल्कुल हम यही समझते हैं, हम ये समझते हैं जो है जी, उसमें वो इंक्रिप्शन को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी आप टाइप कर रहे हैं ना, वो ऑपरेटर के पास रजिस्टर हो रहा है। तो इंक्रिप्ट होने से पहले उनको पता है कि आपने क्या लिखा है। तो ये मतलब अगेन मैं ये कहूंगा कि ये दिस इज अ न्यूक्लियर वेपन ऑफ स्पाईवेयर। और अगेन इसका अभी हालिया कोई तोड़ नहीं है हमारे पास, दुनिया में किसी का इसके पास काउंटर नहीं है, और ये बहुत ही खतरनाक बात है। चलिए जरा थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपका शो है 11 बजे लाइव, आपने हमारे साथ अपना वक्त शेयर किया, आपका बहुत शुक्रिया। जनरल साहब माजरत आप पर थोड़ी सी देर से आ रहा हूँ, सर आप इस हवाले से कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसका क्या अब हमें कोई काउंटर निकालना पड़ेगा? क्योंकि जैसे जरार खोड़ो साहब कह रहे थे, और जैसे ही इंटरनेशनल मीडिया में आ रहा है कि वो ऐसा ये सॉफ्टवेयर है जो जासूसी के लिए बेस्ट अभी तक साबित हो रहा है, और किस तरह मोदी सरकार ने अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया, क्या कहेंगे गुलाम मुस्तफा साहब? ये एक नया एंगल है, और अब ये पहले तो आप लोगों के दौर में जंगें होती थी, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, अब ये 5th जनरेशन वॉर, साइबर वॉर, हाइब्रिड वॉर, इसमें हमें क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, जो भी आप मोबाइल फोन या जो भी चीज आप बात करते हैं और वो हवा के दोष पे सवार होकर कहीं जाती है,
वो आज से नहीं, कई सदियों, कई सालों से, कई दहाइयों से वो हैक होती है और पकड़ी जाती है। वो उसके बहुत सारे तरीके लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि ये होता है और होता आया है जी। और हमारे जो मोबाइल फोन है ये हमारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार तो ये है हमारे, क्योंकि मैं और आप शायद ना जानते हो, इनमें एक खास किस्म की उन्होंने जो रखी हुई है, जो टेक्निकल उनके स्पेसिफिकेशंस हैं, उसमें एक ये भी है कि आप इसको ऑफ भी कर दें तब भी आपकी बात रिकॉर्ड कर सकता है और हर आधे घंटे के बाद ये बीप देता है कि मैं हूं कहाँ पे। अगर आपसे अनवार साहब के किसी इंटरेस्टेड है कोई आदमी, तो वो आपके बीप से पता चलता रहेगा आप कहाँ पर हैं। ये तो एक आम मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ। जिस एप्लीकेशन की आप बात कर रहे हैं, देखिए इजराइल की इजाजत के बगैर, बल्कि इससे कदम थोड़ा पीछे जाइए, अमेरिका के साथ पूरे गठजोड़ के बगैर ही मुमकिन नहीं है सब कुछ करना ये, क्योंकि टारगेट कौन से हैं इस मोदी साहब को दिया गया कि मोदी साहब अपने मुल्क में अपने आप को मजबूत करें और उसके बाद अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करें, फिर पाकिस्तान में चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करें और इसी तरीके से वो अफगानिस्तान में जिनके लोग हैं वो बैठकर उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करें जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं या भारत की इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये एक नेटवर्क है पूरा, जिस सारे के खिलाफ हमारे जो हमारी जो कंसर्न एजेंसीज हैं, ना सिर्फ ये कि उनको भी इस चीज का पहले ही पता होगा, उसका तोड़ करने के लिए कोशिशें भी जारी होंगी। एज ऑफ नाउ इस जो भी ये डिवाइस, जो भी ये है हैकिंग डिवाइस है, इसका शायद मुझे और आपको नहीं पता होगा, जो चीज बनती है तोड़ उसका बन जाता है। कोई ऐसी ये टेक्निकल, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हमारे नौजवान और हमारी जो कंसर्न एजेंसीज हैं उसी को समझती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना कि जंग अभी बहुत डिफरेंट डोमेन में चली गई है हमारी जी। आपकी सबसे बड़ी जंग आपका ज़हन को खराब करने वाली है कि आपके ज़हन को कैसे परागंदा किया जाए, आपको क्या उठने से पहले आपको शिकस्त खुर्दा ज़हन बना दिया जाए और आपको अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने ही इंटरेस्ट के खिलाफ काम करने पे इस तरीके से माल किया जाए कि आपको पता भी ना चले। क्योंकि अब जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते हुए यही कुछ हो सकता है और यही कुछ हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ आज से नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अरसे से इस किस्म की वॉरफेयर चलती रही है और चलती रहेगी। इस पे नंबर एक तो परेशानी की हमें इसलिए जरूरत नहीं है कि हमारे अवाम और हमारे जो कंसर्न लोग हैं वो, चूंकि हमारा आपस में एक रिश्ता ऐसा है कि इनके बीच में दरार डालने की कोशिश अभी तक तो नाकाम रही है, लेकिन एट द नेशनल लेवल वो तमाम जो हमारे, जहाँ पे हमारे जो डिविजन है आपस में तकसीम है, चाहे वो किसी बुनियाद पर भी है, उनको हमें कवर करना है क्योंकि वो बहुत बड़ा टारगेट है। ये बहुत अहम नुकता आपने बताया कि उसको हमने कवर करें। दूसरा सर, आपने कहा कि ज़ाहिर बात इसका तोड़ तो निकल आता है, मैं आपसे एग्री करता हूं और मैं खबरें भी पढ़ रहा था कि शायद ऐसी एप्लीकेशन डेवलप की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट भी किया जाएगा, हमारी आईटी मिनिस्ट्री जो इस ऐप का या इस सॉफ्टवेयर जो हैकिंग है इसका मुकाबला करेगी। लेकिन सर ये जो आप, एक तो ये बात है, फिर दूसरा खुद भारतीय, वो मैं सवाल किया था फवाद चौधरी साहब से, वो जवाब नहीं दे पाए, हमारे साथ मौजूद, राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। मैं सवाल आपके सामने रखता हूँ, भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये जो बयान आया ये कितना डैमेजिंग है फैटिव की क्रेडिबिलिटी के लिए, कि वो कहते हैं कि हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए, यानी कि एक टेक्निकल फोरम को भी पोलिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल कसीरुल जहद किस्म की एक जंग का सामना है कि फैटिव में हम जाकर 27 में से 26 अपने नुकात पूरे करते हैं, फिर भी वो कहते हैं आपके सर पे तलवार लटकती रहेगी और ग्रे लिस्ट में रहेंगे। किस फोरम पे हम जाएं इस हवाले से? देखिए, जो गठजोड़ है ना, हम इसको समझना है। फैटिव एक इंस्ट्रूमेंट है, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है गुज़श्ता 3 साल से, और उसको ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है कि जब एक पॉइंट पूरा करते हैं उसकी वो एक्सप्लेनेशन ही चेंज कर देते हैं, उनकी अपनी तशरीह नहीं लेके आ जाते हैं इसको ऐसे करना है, वो गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को उस स्टेज पे रखा जाए कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली अदरवाइज डेवलप करके उस अपने आप को एक मजबूत मुल्क के तौर पर सामने ना लेके आ सके, अपनी इकोनॉमिकली और अदरवाइज इसमें। और ये फैटफ का ये जयशंकर साहब ने इंकशाफ किया है ना, इससे पहले मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये टेक्निकल पॉइंट्स तो बहरहाल पाकिस्तान ने करना ही है, लेकिन इट्स मोर देन दैट, इट्स अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट। इसको तोड़ करने के लिए आपके खिलाफ सफारा कौन कौन है, आप ये हमें देखिए। भारत है, अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, जो भी मगरबी दुनिया में जिसको फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त
एक मुत्तहिद होकर वो काम कर रहे हैं। इसलिए काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनली, लोकली, रीजनली इस वक्त कनेक्टिविटी का हब बनने जा रहा है। वन बेल्ट वन रोड हो, जी जी, सीपैक हो, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक रसाई हो, अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान में जंग हो, इस सारे में पाकिस्तान का एक कलीदी रोल है। इसलिए पाकिस्तान को वो चाहते ये हैं कि हम अपने घुटने टेक दें और उनके हुक्म जैसे भी हमें हुक्म दें हम वो बजा लाएं। आज की पाकिस्तानी कौम ने फैसला कर लिया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाजे कर दिया था। नंबर 1, हम ये काम नहीं करेंगे। वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस। यस, ये लोग समझने को तैयार नहीं है। नंबर 2, उन्होंने ये बड़े वाजे कर दिया था कि चीन के साथ ताल्लुकात किसी स्टेज पर भी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही पाकिस्तान ये करेगा। जब आपने ये वाजे कर दिया तो फिर हमें ये तैयार रहना चाहिए कि लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ ये मुहाज़राई जारी रहेगी और हर किस्म का पाकिस्तान के खिलाफ हरबा आजमाया जाएगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ने का अंदेशा है और हमारी लीडरशिप को चाहिए अपनी कौम को इस सिलसिले में तैयार करें। अच्छा, मुझे जैसे भी बताया, आपने इंटरनल डिवीजन की बात की। अभी एजे के इलेक्शंस हो रहे हैं और वहाँ इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही है। ज़ाहिर बात है हर पार्टी को एक हक हासिल है कि वो अपनी जो बयानिया है वो इलेक्टोरेट या वोटर्स के सामने रखे। वहाँ पर भी चूंकि आज़ाद कश्मीर और कश्मीर जो पूरा है वो एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो उसमें भी जो हमारे डिफरेंसेस हैं या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जिस किस्म की बयानबाजी हो रही है, मतलब ये बात आज भी मरीम नवाज साहिबा कह रही थी कि ये अगर जीत गए पीटीआई तो ये आज़ाद कश्मीर को सूबा बना देंगे। शाहिद कुरैशी साहब से मैं एक चैनल पर उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, उनका ऐसा तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। ये तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और ये तो अभी इसका हल होना है और हमारा तसूली मौक़िफ़ ये है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के मुताबिक इस्तिसाब राय यहाँ पर होगा। तो सर ये जो हमारी डिवीजन है, ये जो डिविसिव किस्म की हमारी पॉलिटिकल नैरेटिव है, इससे भी तो हमारे दुश्मन फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, ट्रेजेडी हमारी ये है कि हमारी जो आज जो पॉलिटिकल लीडरशिप आपको सीन पे नजर आ रही है जी, बदकिस्मती से बहुत कम है जिनको तारीख या जोग्राफिया का इदराक है इसमें, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में किसी इशू को देख सकते हैं और उसके देखे बाद कोई बात कर सकते हैं इसके ऊपर। हमारे यहाँ पढ़ने का रवाज नहीं है। बदकिस्मती से हमारी जो लीडरशिप नजर आ रही है आपको, उनको तो बिल्कुल ही शायद इसके तरफ कोई टाइम ही नहीं मिलता इसके लिए। हमारी टोटल नॉलेज वही है जो हमें को 5 लिख के बता देता है, उसमें हम बात करते रहते हैं। दूसरे को नीचा दिखाना चाहे कुछ हो जाए, हैरान कुन है। मैं ये तकरीरें सुनता रहता हूँ, हैरान कुन इस बात पे है कि ये सब लोग जो बात करते फिर रहे हैं आपको आजाद कश्मीर में, ये अपने आप को कौमी क़यादत के तौर पर पेश कर रहे हैं सारे। क्या हमारी कौम में इस कदर ज्यादा कहत और रिजाल है कि कोई पढ़ा लिखा, कोई समझदार आदमी कोई सही तरीके से बात ही नहीं कर सकता? कौन कश्मीर को बेच सकता है? कश्मीर के कॉज के साथ कौन धोखा कर सकता है? कश्मीर के कॉज पे कोई पॉलिटिकल पार्टी पहरा नहीं दे रही, कश्मीर के कॉज के ऊपर पाकिस्तान की कौम पहरा दे रही है। ठीक कह रहे हैं कौम को और आप बेच सकते हैं? ठीक कह रहे हैं। और अब इस पॉलिटिकल कैंपेनिंग में जो अहम दिन है, आज 19 जुलाई, आज यौम इलाके पाकिस्तान के तौर पे कश्मीरी मनाते हैं और इस तरह की जाहिर बात है सियासत करना हर किसी का राइट है। और उससे पहले हमने इस पर पूरा शो भी किया, बुरहान वानी की बरसी भी गुजरी, लेकिन उसका तस्करा किसी के जलसे जुलूसों में नहीं आया। तो सर वे फॉरवर्ड बताइएगा, ये उमूर खारजा जो है वो मैदान जो है, जाहिर बात है जो हमारी जो डोमेस्टिक सिचुएशन उसका अक्स पड़ता है हमारे उमूर खारजा पर, वो तो जो अभी गुफ्तगू और जो सूरत बनती दिखाई दे रही है आप जैसे तजिया निगारों से गुफ्तगू करके, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हम सुन रहे थे, वो तो काफ़ी पेचीदा है। इस पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ। क्या वजह है कि कौमी सलामती के उमूर पर भी इख्तलाफी राय आ रहा है और इस हवाले से जो अफगान सफीर की बच्ची के मुबैन अगवा का मामला है उसमें भी मुख्तलिफ आरा सामने आई है पॉलिटिकल लीडर्स की? यही तो मैं रो रहा हूँ जी कि भाई आपकी जो खारजा पॉलिसी है उसकी स्ट्रेंथ क्या है जी? उसकी स्ट्रेंथ है कि आपकी कौम किस कदर मुतहरिक है और किस कदर प्रोडक्टिव है। इस इंडेक्स में देखें तो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो किस कहाँ पे हम जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी है, आपकी जो कोहेसिवनेस है वो है, आपकी आर्म फोर्सेस कहीं बहुत नीचे आती है सिस्टम में। इन सारे पैमाने पर आप देखिए तो हमने बहैसियत कौम अपने आप को कमजोर कर रहे हैं और ये लीडरशिप जो हमारी सामने आ रही है ये वो काम कर रही है। आप अफगान जो सफीर है उनकी साहबजादी के अगवा का मामला जो भी है जैसा भी है, इसके ऊपर राय नहीं करते हुए कभी हमने एक मिनट गौर नहीं किया इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी।
आप बात कर रहे थे कि भी यौम इलाके कश्मीर की 13 जुलाई गुजर गया, जिस दिन 30 कश्मीरी जवानों ने अपने खून से वो एक अजान कंप्लीट की थी। मैं अभी सोचता हूँ तो खुदा की कसम काम जाता हूँ, वो कौन लोग थे, हमने उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। हम कहाँ खड़े हुए हैं खुदा के लिए। मैं आपके साथ से सब लीडरशिप से ये दरखास्त करूंगा कि वो बात करने से पहले तोलिए। बहुत बिल्कुल आपने बिल्कुल आपने सही कहा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमसे गुफ्तगू की। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था और बिल्कुल उन्होंने सही बात की कि हमारा अपना बयानिया हो सकता है, हम अपने पार्टी का मौक़िफ़ ज़रूर पेश करें, लेकिन जो स्टेट का बयानिया या जो स्टेट के मफादात हैं, जब अपना हम बयानिया देते हैं तो कम अज़ कम हमें उसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि इससे रियासत पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँच सकता है। ये आज का शो था। मुश्किल हालात है, लेकिन जो मजबूत कौमें होती हैं और जो जिंदा कौमें होती हैं वो मुश्किल हालात से गुजर जाती है, निकल जाती है। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग, ये बड़ी मशहूर ज़रबुल मसल है। प्रोग्राम सच के साथ में ये नशिस्त आपको कैसी लगी? फेसबुक और ट्विटर पर राइस नवाजी का इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी ईद के रोज़। हमने स्पेशल शो भी इसके लिए तरतीब दिया, ज़रूर देखिएगा। पेशगी आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।